अंदर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक बंध। तो बहुत इजी सा टॉपिक है, 2 या 3 एग्जाम्पल भी आप लोग ढंग से कर लेंगे तो सारे एग्जाम्पल को समझ पाएंगे। हर एक एग्जाम्पल को रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बॉन्डिंग से शुरुआत करेंगे। बॉन्डिंग है क्या, मुझे पहले ये बताओ, बहुत जनरलाइज वे में आप अपने आसपास वाले लोगों के साथ में बॉन्ड बनाते हो? हम उसको बोलते हैं रिलेशन है। अपने पड़ोस वाले के साथ में आपका क्लासमेट है, ट्यूशन मेट है, प्लेग्राउंड में कोई मिल जाए, तो वो जो बॉन्ड है आपको बनाने की ज़रूरत क्यों होती है? मत बनाओ, अपने आप बन जाता है। अच्छा, और फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ जी, अपने आप बन जाता है, भगवान ने बना के भेजे हैं सब। हाँ जी, बताएगा कोई? ये जो बॉन्डिंग है बेटा आपकी, भले ये क्लास में हो, आप अभी पर्टिकुलर इस क्लास में भी बैठे हो, तो ये जो बॉन्डिंग है आपकी, माना कि अपने आप बन जाती है, बट ये बॉन्डिंग आपको बनाने की ज़रूरत क्या? मत बनाओ। सामने वाला आपसे बात करे, आप मुंह फेर के बैठ जाओ, शेयरिंग करोगे और हेल्प होती है। और कोई? मैं अगर आपको बोलूं स्टेबिलिटी देती है तो एग्री और नहीं? स्टेबिलिटी का मतलब है स्थायित्व। अब इस स्थायित्व का मतलब ये नहीं है कि एक जगह बैठ गए और वहीं जम गए कुर्सी के ऊपर, नहीं। स्टेबिलिटी इस क्लास के अंदर, इस क्लास के एनवायरनमेंट के अंदर, जो आपको हमेशा ये बताएगी कि आप अकेले नहीं हो जो ये मैडम को या सर को या केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को झेल रहे हो। ठीक, सब झेल रहे हैं, सब मिलजुल के। तो अगर एक बहुत बड़ा सा दुख है और उसको 100 लोग शेयर करने वाले हैं तो वो हमेशा कम होता है, और अगर बहुत बड़ी कोई खुशी है उसको 100 लोग शेयर करते हैं तो हमेशा दुगनी होती है। तो ये जो स्टेबिलिटी है ये आप हर एनवायरनमेंट में तलाशते हो, कहीं पर भी जाओ। आज आप इस क्लास में बैठे हो तो आपको यहाँ एक दोस्त चाहिए, एक बॉन्ड चाहिए। आप कल को अच्छी एकेडमी में जाओगे, वहाँ पर भी आपको ये बॉन्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं पर भी आप जाते हो, इवन आप ट्रेन में भी सफ़र करते हो, जहाँ आप 1 घंटे के लिए बैठे हो, वहाँ पर भी रिश्ता बना लेते हो। तो वो ऐसा क्यों? ताकि वो जो एनवायरनमेंट है उसमें आपको एक स्टेबिलिटी मिले। स्टेबिलिटी मैं वापस बता रही हूँ, स्टेबिलिटी का मतलब जम जाना नहीं होता। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपका कंफर्ट थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए, उसके लिए हम बॉन्ड बनाते हैं। सो जब हम खुद मैटर है, हम मैटर है ना, पदार्थ है नाम, तो जब हम खुद मैटर है, अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, तो एलिमेंट और उनके जो भी अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, ये भी आपस में एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाएंगे ही बनाएंगे। सो ये बॉन्डिंग को डिफाइन कैसे करते हैं? बहुत सिंपल। कुछ फैक्टर या फोर्सेस होते हैं जो कि एटम्स, और उसके साथ में अगर एटम्स है तो वो बॉन्ड बनाएंगे ताकि वो कंपाउंड बना सके, यौगिक बना सके, और अगर एक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है तो वो मैटर बना सके। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम एक मैटर है, हमारे अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। और अगर हम एक कंपाउंड या यौगिक की बात करें तो उसके अंदर अलग अलग एटम्स होते हैं। तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स लगता है जो इन्हें एक साथ आने के लिए प्रेरित करता है या इंड्यूस करता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग। बंध बना लेना, दिखे या नहीं दिखे, बट एक बॉन्डिंग है। अब ये जो बॉन्डिंग है उसके लिए जब हम एलिमेंट की बात करते हैं या एटम की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ एक ही चीज काम आती है, और वो है इलेक्ट्रॉन। यहीं से ध्यान रखना, किसी भी एटम की, एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, ना प्रोटॉन ना न्यूट्रॉन। तो प्रॉपर्टी के अंदर योगदान किसका रहता है? हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन का। तो अब इन्हें क्या करना है? आपस के अंदर एक बॉन्ड बनाना है, एक दोस्ती बनानी है। तो उस दोस्ती में, उस बॉन्डिंग के अंदर ये जो भी इलेक्ट्रॉन या तो देंगे या ले लेंगे या क्या करेंगे? शेयर कर देंगे। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी या संयोजकता।
आपको शायद मैंने एटम के अंदर पढ़ाया था, सोडियम हमारा फेवरेट है। सो दिस इज KL, क्या आएगा अब M। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। ये सारा कॉन्फ़िगरेशन हमें अब तक रट जाना चाहिए। यहाँ कितने आएंगे? बचा कितना बच्चे? अब किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, K हो सकता है, L हो सकता है, M हो सकता है, N हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। इस वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी है। अभी अगर मैं आपको ये सोडियम की बात करूं तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। और कोइंसिडेंटली इसकी वैलेंसी भी कितनी है? 1। पर ऐसा होना जरूरी नहीं है। आप जब नाइट्रोजन को देखते हो तो उसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। लेकिन उसकी वैलेंसी 3 है। 3 है, 3 होती है। अभी बता दूंगी। हो गई 3? अच्छा, ये कैसे बनाया था? ये तो बना चुके हैं। हो गई 3। तो जरूरी नहीं है बेटा कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही वैलेंसी होगी, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की परिभाषा अलग से समझना। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनमें से जो भी वो किसी को दे देगा, ले लेगा या शेयर करेगा, वो उसकी क्या हो जाएगी? समझ में आया? दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स मत करना। चलो, अब ये केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए मजबूर क्यों होना है हम लोगों को? अकेले ठीक है ना, अकेले आए थे अकेले आ जाएंगे, बट मैंने जैसे बोला हमें स्टेबिलिटी चाहिए। जब तक रह रहे हैं तब तक तो स्टेबल रहें, जब जाएंगे जब देख लेंगे। तो जब रहेंगे तब कैसे रहेंगे? स्टेबल। और स्टेबल होने के लिए हमें चाहिए ऑक्टेट। सिंपल सीधा फॉर्मूला, हमें चाहिए भैया कितने? 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल के अंदर। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए मैं इलेक्ट्रॉन दे भी सकता हूं, मैं ले भी सकता हूं, और अगर देने लेने से काम नहीं बनेगा तो मैं इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लूंगा। लेकिन मैं अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करूंगा। जब ये 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल के अंदर आ जाते हैं तो उसको मिलती है स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी मिलके वो क्या बनता है? इनर्ट गैस, नोबेल गैस। नोबेल गैस हमारे पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे स्टेबल है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं इनर्ट है, इनएक्टिव है, किसी से क्रिया करने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लो क्लास के अंदर बैठा वो अकेला इंसान है जिसको बातचीत करने की जरूरत महसूस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट है। जो कंप्लीट नहीं है, तू थोड़ी सी केमिस्ट्री दे दे, मुझसे थोड़ी सी बायोलॉजी ले ले, दोनों मिलके अपना काम चला लेंगे। हाँ जी, ऑक्टेट रूल तो फेल है ना? ऑक्टेट रूल फेल नहीं बेटा, हम ऐसे बोलते हैं ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन है या ऐसी कुछ लिमिटेशन है, फेल नहीं है। तो सल्फर के लिए तो फेल ही रहा। फेल नहीं है, अगेन फेल नहीं कह सकते, एक्सेप्शन कहते हैं। अगर यहाँ सब लोग पानी पीते हैं और एक जना पानी नहीं पी के चाय पी रहा है तो इसका मतलब ये तो ना पानी फेल है, वो एक्सेप्शन है, अपवाद जिसको कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं इस ऑक्टेट रूल की या अष्टक के नियम की कुछ लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन के पीछे भागता ही नहीं है। वो तो क्या बोलता है, भाई मेरे पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और दे दो और मुझे तो हीलियम बना दो, मुझे बनना ही नहीं है। एक्सेप्शन है। उसके पास तो ना शेल कौन से है? के है, तो उस के के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन है। तो यहाँ मैं कहाँ कह रही हूँ कि वो ऑक्टेट बना रहा है? बना ही नहीं सकता। और कई ऐसे हैं जो बना सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं बनाते। फिर इसके हिसाब से तो मतलब वो शेल के हिसाब से होना चाहिए इलेक्ट्रॉन फिल। तो शेल के हिसाब से तो है इलेक्ट्रॉन फिल। 8 की तो जरूरत नहीं। 8 इसीलिए है बेटा क्योंकि जब हम लोगों ने ये पढ़ा था क्वांटम नंबर,
क्वांटम नंबर के अंदर हम लोगों ने सिर्फ शेल को नहीं देखा था, हम शेल देखते हैं, उसके अंदर क्या देखते हैं बच्चों, सब शेल देखते हैं, उसके बाद में ऑर्बिट देखते हैं। यहाँ तक, इस लेवल तक का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना पड़ेगा। अब अगर मैं आपको ऐसे बोलूं तो बच्चे s के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, ठीक है। p के अंदर कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं अब इस ऑर्बिट के ऊपर जाऊंगी तो यहाँ पर भी फेल हो जाएगा, पर ये फेल नहीं है ना, ऑर्बिट के ऊपर तो लगेगा ही नहीं। तो फिर तो ऑर्बिट कहाँ पे है, शेल में ही तो है, शेल, सब शेल, फिर ऑर्बिट। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कमरा, ठीक है, नहीं कमरा नहीं, पहले बिल्डिंग, फिर कमरा, और फिर कमरे के अंदर बेटा कुर्सी आएंगी ना। एक कुर्सी, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, एक कुर्सी के ऊपर एक आदमी बैठ सकता है, एक कुर्सी के ऊपर, लेकिन इस कमरे के अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, कितनी कुर्सियां हैं। अब मैंने बोला इस कमरे के अंदर 100 आ जाएंगी, और तुम बोलोगे नहीं मैडम आपने तो बोला था एक के ऊपर एक ही तो आएगा। आ रही है समझ में। और अगर मैं इसी तरह इस पूरी बिल्डिंग के कैपेसिटी निकालूं तो कैसे काउंट करोगे, एक कमरे के अंदर कितनी कुर्सियां हैं और इस पूरी बिल्डिंग के अंदर कितने कमरे हैं। तो इसी तरह से ऑक्टेट रूल लिमिटेशन के साथ में है, बट वो फेल नहीं है। हम ऐसे बोल सकते हैं कई ऐसी जगह है जहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है या एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन हमारे सामने है, ये हमेशा अपना डुप्लेट पूरा करता है, और इसका रीज़न है क्योंकि इसके पास में एक ही शेल है और उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की, खत्म। लेकिन क्या आप इसके अंदर शेल और बढ़ा सकते हो, नहीं, तो फिर ये तो ऐसे ही रहेगा, जितना इसको भगवान ने दिया उतनी तो कैपेसिटी के साथ में इलेक्ट्रॉन लेगा। सो हम ऐसा कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन देना है लेना है, ये है क्यों, क्योंकि हमें बदल जाना है अपनी नियरेस्ट इनर्ट गैस के अंदर। तो हाइड्रोजन को हीलियम ही बनना है, हाइड्रोजन को आर्गन नहीं बनना, क्रिप्टॉन नहीं बनना, जिनॉन नहीं बनना, रेडॉन नहीं बनना, अपनी सबसे पास वाली इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चला जाना है। और जब वो अपने पास वाली इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन के लिए जाता है तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 2 जो हीलियम के केस में, फिर 8, फिर 18 और फिर 32। और जब आप इस 18 और 32 को उस सब शेल के अंदर डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास में नंबर कितना आएगा, 8। अब मुझे ये बताओ इनर्ट गैस के अंदर क्यों बदलना है, नहीं बदलो, स्टेबिलिटी ना तो मेरे को देना ना लेना। दुनिया में जो सबसे अमीर आदमी है वो बहुत कम लोगों से बात करता है, क्यों, क्योंकि वो कंप्लीट है, नहीं भी बात करूंगा तो मेरा तो काम चल जाएगा। गरीब आदमी सबसे ज्यादा लोगों के से बात करता है, क्यों, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं तो काम मिलेगा। तो फिर यही वो चीज़ है, तो जो गरीब है वो अपने नियरेस्ट अमीर जैसा बनने की कोशिश करता है कि मुझे 18, 32 नहीं चाहिए, पर कम से कम मुझे 8 इलेक्ट्रॉन देके एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। और जब ये स्टेबिलिटी के लिए कोई भी एटम काम करता है तो उसके पास में एक ही चारा है, कोलैबोरेट करने का, बॉन्ड बनाने का। तो सबसे पहली चीज हमारा ऑक्टेट या अष्टक का नियम, क्लियर। सेकंड चीज बहुत काम की है और वो है पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी को सिंपल शब्दों में ये समझो कि अगर मेरे को 2 रुपए का नुकसान होता है लेकिन मेरे पास में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, मैं किसी को भी 2 रुपए दूं और कोई मेरा दोस्त बनने के लिए तैयार है और मैं 1 से 2 हो जाऊं, तो वो 2 रुपए का नुकसान मेरे को बर्दाश्त है, ठीक है। यही चीज होती है जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। सो हमारे यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज अपनी पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान बर्दाश्त करती है, लेकिन शर्त क्या है कि वो बॉन्ड बना ले और वो स्टेबल हो जाए। मतलब स्टेबिलिटी की कोई भी कीमत हमको पूछें या हमसे मांगे तो हम दे सकते हैं, हम अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, हम अपने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, बट भैया हमको बॉन्डिंग बना दो, मेरा दोस्त बन जा, तेरे को चॉकलेट चाहिए तो मैं चॉकलेट खिला दूंगा, तुझे पिज़्ज़ा चाहिए तो मैं पिज़्ज़ा भी खिला दूंगा, बट तू मेरा दोस्त बन जा। तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जब भी बॉन्ड बनता है तब कम होती है।
इसीलिए ये एनर्जी रिलीज कब होगी बेटा? जब बॉन्ड होगा, जब बॉन्ड बनेगा तब हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनर्जी रिलीज कहाँ से हो रही है? जो पोटेंशियल एनर्जी दोनों के दोनों अणुओं ने, परमाणुओं ने एक दूसरे के अगेंस्ट जाने के लिए लूज करी है, वो अल्टीमेटली किसके रूप में निकल जाएगी? एनर्जी के रूप में। तो वो क्या करेंगे? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को निकाल देंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब वो अकेला है, भले ही उसके पास में एनर्जी ज़्यादा है, पर वो अनस्टेबल है, और जैसे ही वो थोड़ी सी एनर्जी देता है, अपने साथ में किसी को जोड़ लेता है, तो वो ज़्यादा मजबूत या स्टेबल बनता है। इसीलिए वो क्या कर रहा है? एनर्जी को भी लूज कर देगा। इसी वजह से जब भी हम बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, तब एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब मानो कि दोस्ती हो गई और तुम्हें ये बॉन्ड तोड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी का इनपुट देना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं कि तुम ऐसे बोल दो ये तेरा दोस्त है, कल से इसके साथ मत बैठना। क्यों नहीं बैठना? मैं तो बैठूंगा। हाँ, कुछ भी हो जाओ, कट्टा हो जाओ, पर उसमें आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। दोस्ती करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन दोस्ती तोड़ने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब भाई बॉन्ड बन चुका है। आ रही मेरी बात समझ में? तो पहली चीज़ तो हमें अष्टक पूरा करना है, और दूसरा क्या करना है? एनर्जी को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और जब बॉन्ड को आप तोड़ोगे तो क्या करोगे? एनर्जी का इनपुट दोगे। चलिए, बस इतनी चीज़ समझ में आ गई, सब इजी आगे से। पहला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि ये हमेशा आयंस के बीच में बनता है, बस आयंस के बीच में बनता है, इसलिए हम इसे आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब आयंस कैसे बनते हैं, क्या मुझे बताने की ज़रूरत है? नहीं, बता दो। चलो फिर अपना फेवरेट ले लेते हैं। बस क्या चाहिए फिर? तो यहाँ पर ये जो आयनिक बॉन्ड है, ये कब बनता है? जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। साझा वाजा नहीं करेंगे भाई, एक देने वाला है और एक खत्म, ये शर्त है। और जब कोई देता है तो वो क्या बनाएगा? कैटायन, और जो लेता है वो क्या बनाएगा बच्चे? दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव हो गए। और जब भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एक दूसरे के साथ में आते हैं तो क्या लगेगा? अट्रैक्शन। और ये क्या होगा? हम हमेशा पढ़ते ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो सेम चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्लियर? ये तभी होगा बेटा जब हम ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर है, मैंने दिया और तूने ले लिया। अब यहाँ पर वैलेंसी को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्योंकि आयनिक बंध बन रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे या लिए जाएंगे उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसलिए यहाँ पर वैलेंसी क्या हो जाएगी? वहां पर क्या थी? सिर्फ वैलेंसी। आपने अभी तक क्या बोला? सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1। अब मैं आपको बोलती हूँ सोडियम की वैलेंसी कितनी है? +1। +1 क्यों है? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। बात वही है, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लिखने का और बोलने का तरीका बता दिया। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई? +1। सिमिलरली अगर मैं क्लोराइड की बात करूं, कितनी हो जाएगी? तब भी एक थी, अब भी एक है, लेकिन तब वहां पे +1 था और यहाँ पर -1। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 आयंस मिलेंगे और आयंस के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ऐसा बंध बनेगा, उसे हम लोग बोलते हैं आयनिक बंध। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब देखो, जब भी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जाता है, या तो दे दो या ले लो, तो
नियम हमेशा सेम रहेगा कि वो अपनी सबसे पास वाली इनर्ट गैस के अंदर बदल जाएगा। बदलो जरा सोडियम और क्लोराइड को झटपट, सोडियम और क्लोराइड को बदलो इनर्ट गैस के अंदर। 281 से बेटा ये हो जाएगा 2,8। किसका हो गया? नियॉन का। और क्लोराइड बदल जाएगा एक आ जाएगा ना, 287 होता है, ये हो जाएगा 288। तो ये किसका हो जाएगा? आर्गन का। तो ये अपनी नियरेस्ट इनर्ट गैस के अंदर बदल गया, आयंस बनाए और आयंस के अंदर अट्रैक्शन होगा, तो ये हमारा NaCl बन जाएगा। नाउ ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है ये डिफरेंट नहीं, ऐसा लिखो, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है। टू बी मोर स्पेसिफिक, एक मेटल यानी कि आपका सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब मेटल, और एक नॉन मेटल। ऐसा क्यों? मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देंगे, ले लो, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 5 लेना? देना आसान है। तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है? हमेशा दे दो। और नॉन मेटल के पास में कमी हमेशा 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन की होगी, तो वो क्या करेंगे? हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। तो यहाँ पर एक हो गया बच्चे आपका डोनर और एक हो गया रेसिपिएंट। क्लियर है? इजी? ये देख लो, ये बनाया आपका कैटायन, ये बनाया एनायन। सेकेंड ले लेते हैं, अर्थ मेटल ले लेते हैं, Mg+2। इसके साथ में आप शायद ऐसे MgO भी लिख सकते हो, सिमिलर एग्जाम्पल है। इसे 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, MgO बन जाएगा। MgOH भी बना सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है, घर पे जाके प्रैक्टिस यही करनी है। मेटल और नॉन मेटल को एक दूसरे के साथ में जोड़ना है। ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, इसलिए आपको पीरियोडिक टेबल याद करने को बोली है। आई होप अभी तक आपको याद हो गई होगी, उसी से पता चल जाएगा। चलिए जी, तो हम क्या करेंगे? आयनिक बंध बनने के लिए 2 मेजर कंडीशन है, उनको लिख लो, क्योंकि एग्जाम के अंदर ज़रूरी नहीं है Na और प्लस और Cl तुमको माइनस देके बोलेंगे अब बनाओ बंध, कौन सा बनाओगे। नेसेसरी कंडीशन क्या है? जो भी कैटायन बनाएगा, कैटायन बेटा पॉजिटिव, जो भी कैटायन बनाएगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी कम है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि इस सोडियम को सोडियम आयन के अंदर बदलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये 10 किलो कैलोरी है, एग्जाम्पल लेना हो, 10 किलो कैलोरी है, और इसके साथ में ले लो इसकी है 150 किलो कैलोरी, झटपट बॉन्ड कौन बनाएगा इन दोनों में से? बताओ कौन बनाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आई क्या होती है? जिसके पास ज्यादा एनर्जी होती है, कम एनर्जी होती है। नहीं, ये सोडियम है, इस सोडियम को सोडियम आयन बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है। इसको बनाने के लिए चाहिए 10, इसको चाहिए 150, तो कौन जल्दी आयनिक बंध बनाएगा? और इससे भी पहले कौन बना लेगा? लिथियम। क्लियर? तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अब दूसरा ये लिखा, एग्जाम्पल हो, जाके मत बोलना मैडम ने 150 पढ़ाई है, एग्जाम्पल बताया, तुम्हारा भरोसा नहीं है।
बेटा आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखो। आयन को बनने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट्स आयनाइजेशन एनर्जी। बढ़े आगे, सेकंड पॉइंट देख ले। सेकंड पॉइंट और भी इजी है। लेने वाला जो है वो कितना भूखा है इलेक्ट्रॉन के लिए, उसकी इलेक्ट्रॉन को लेके एफिनिटी, भूख, लव, लालच कितना ज्यादा है, वो कितना डेस्परेट है इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, उतना ही जल्दी आयोनाइजिंग बॉन्ड बनेगा। देखो कैसे। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं हमारे हैलोजन। और अगर हैलोजन में भी मैं सबसे ज्यादा भूखा देखूं तो कौन है? फ्लोरीन। तो अगर आप बेटा NaF बनाओगे, NaCl बनाओ, NaBr बनाओ और Na बनाओ, बनेगा तो सब, लेकिन ऑर्डर यही होगा जो मैंने लिखा है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा डेस्पिरेट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अपने को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए भाई, जरूर है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग है ये, जैसे बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो जितना ज्यादा तैयार होगा वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, उतनी ही इजी आपसे निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, रिपल्शन होगा, फिर उसके अंदर डिसोसिएशन हो जाएगा, हटेगा ना एक तो। और Cl का साइज बड़ा है तो वो पहले ले लेगा। कौन बड़ा ले लेगा? फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो इन दोनों में से किसको देंगे? तो वो फ्लोरीन ले लेगा। नहीं बेटा नहीं, रुको रुको रुको, हम लोगों ने शायद रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी थी। किसके अंदर पढ़ाया था मैंने तुमको कि फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है। रिडॉक्स नंबर पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाया था। सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारे यहाँ पर फ्लोरीन है। हालांकि सारे हैलोजन रिएक्टिव हैं, लेकिन बनने की प्रोबेबिलिटी, डिसोसिएशन बात का है, पहले बनने तो सही। जैसे कि हम इन दोनों में कंपैरिजन करें, क्लोरीन और फ्लोरीन में, तो आप पता है क्या कर रहे हो, मैं बताती हूँ। आप कंपेयर कर रहे हो बच्चे F2 और Cl2 को NaF और NaCl से। वो जो आप बता रहे हो ना वो ऊपर आएगा, वो अलग टाइप का बॉन्ड होता है। मेरा कॉन्सेप्ट तो वैसे मेरे को अभी लग रहा है सही है, बट आप बॉन्डिंग देखो, वो अलग तरह की बॉन्डिंग है, ये अलग तरह की बॉन्डिंग है। वो दो सिमिलर नॉन मेटल के बीच में है, यहाँ पर एक मेटल और एक नॉन मेटल है। आप समझ रहे हो मेरी बात? अभी समझ में आई? मेरी बात सुनो, यहाँ पर जब हम Cl2 बनाते हैं सो दो सिमिलर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है, एटम है, वो एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, तब रिपल्शन होगा। आया? यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैच ही नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे रिपल्शन होगा? आया समझ में? दो सेम होंगे ना बेटा, तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो यहाँ पर होता है। ये तो मैच ही क्या करेगा? सोडियम देना चाहता है और फ्लोरीन लेना चाहता है, तो इसमें झंझट ही क्या है? क्यों नहीं लेगा वो? आया? चलो अभी इसको लिख लो, वो जब पढ़ेंगे तब उसमें और समझा दूंगी, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लिखा ये वाला। सो दोनों कंडीशन क्या है? एक पहला वाला कितनी कम एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रॉन दे देता है, और दूसरा वाला कितना भूखा है वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। जब ये दो कंडीशन पूरी हो जाएंगी तब हम बोलते हैं कि आयनिक बंध जो है वो बनेगा। अब ये जब आयनिक बंध हमारा बन जाएगा, सो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? पहली चीज, ये हमेशा और हमेशा क्रिस्टलाइन होते हैं। नाउ डोंट टेल मी एनीवन कि नमक क्रिस्टलाइन नहीं होता है, क्योंकि मैं सुन चुकी हूँ ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि नमक मैडम क्रिस्टल थोड़ी ना होता है। नमक क्रिस्टल ही होता है। और अगर ऐसा ही लग रहा है किसी को, तो एक पानी के अंदर लो, नमक घोलो 10-12 चम्मच,
और उसे इवेपोरेट करने के लिए रख दो धूप के अंदर, गर्म नहीं करना, फिर देखो क्या मिलता है, पाउडर या क्रिस्टल, पता चल जाएगा क्रिस्टल कैसे होते हैं। तो ये क्रिस्टल्स जो बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं, क्योंकि हमारा जो सोडियम क्लोराइड है दोनों अलग अलग नेगेटिव पॉजिटिव है और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि दो आयंस के बीच में है। तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर हमको नज़र आता है, सोडियम और क्लोराइड इसमें लगाया हुआ है मैंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसलिए हमेशा एक 3D कॉन्फ़िगरेशन में या फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें नज़र आएंगे। जो भी आयनिक है, आयनिक कंपाउंड, वो हमेशा हमें क्रिस्टल के फॉर्म में नज़र आएगा। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट। नाउ हर एक क्रिस्टल के अंदर जितने भी आयंस होंगे उनका नंबर हमेशा फिक्स रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा ये सोडियम है ना, ये क्लोराइड से जुड़ गया, जुड़ा। अब मुझे ये बताओ कि इसकी दूसरे क्लोराइड से जुड़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? है ही नहीं, इसीलिए हमेशा ये नंबर जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। अब क्योंकि ये दो आयंस के बीच में है इसलिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स या अट्रैक्शन जो है वो इन आयंस के बीच में लगता है। अब मैं तुमको बोलूँ कि तुम्हारी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी है, बहुत ज़्यादा गहरी तुम्हारी बॉन्डिंग हो गई, तो जब अगर मैं उसे तोड़ने की कोशिश करूं तो जितनी ज़्यादा टूटेगी तो सही, ऐसा नहीं है, टूटेगी तो सही, पर मुझे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उसमें डालनी पड़ेगी। तो एनर्जी जब हम लोग ज़्यादा डालेंगे तो यहाँ पे तो क्या लड़ाई झगड़ा तो करवाएंगे नहीं, तो एनर्जी कैसे हो जाती है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपका बॉन्ड एक दूसरे के प्रति इतना ज़्यादा है, मैडम क्या सर भी आ जाएं, हम तो एक जगह साथ में ही बैठेंगे, कुछ भी हो जाए, धरती हिले, आकाश डगमगाए, कोई बात नहीं, फट पड़े, भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, सुनामी आ जाए, यहीं बैठेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। ये हमेशा पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं, लिखो नाम, वाटर, मीथेनॉल, एसिटिक एसिड, पोलर सॉल्वेंट के अंदर घुलने वाले होते हैं। तो नमक को आप पानी के अंदर घोलो, घुलेगा ना? अच्छा, क्योंकि दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास में घर में होता नहीं है, पर कभी इसे यानी आपके नमक को आप एसीटोन के अंदर, क्लोरोफॉर्म के अंदर, उसमें भी नहीं घुलता, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गए। तो इनके अंदर अगर आप घोलने की कोशिश करोगे तो वो नहीं घुलेगा, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? नॉन पोलर, कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़कर। तो नॉन पोलर के अंदर बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। एक साफ और सीधा पानी जो होता है हमारा, जैसे हम लोग बोलते हैं डिस्टिल वाटर, आसुत जल, वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया सोडियम क्लोराइड तो वो पुअर से सीधा गुड बन जाता है। ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक। और हमेशा बिजली जो भी प्रभावित होगी या प्रवाहित होगी, सॉरी, वो हमेशा कैसे होगी? टाइम हो गया, रुको बुला के लेकर आओ उनको। डाउनलोड तो ऑलरेडी होगी ना ये। व्हाइट बोर्ड है कहाँ?
उधर माइनस का साइन है ना मैम, कोई नहीं। चलो, तो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आयंस की वजह से होती है। यही दो आयंस जो है वो आपकी बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा है। एक और आयन बताओगे जो इनके साथ में फ्लो होता है? K+ आयन। और H+, कैल्शियम, और एक और लगा लो मैग्नीशियम। तो ये आयन आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं। चलो नेक्स्ट लिखो, कोवैलेंट बॉन्ड, हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। अब सहसंयोजक बंध जो है, इनकी खास बात यह है कि देने लेने में विश्वास ही नहीं रखते, हमेशा शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयर करेंगे और उसके बाद में अपने अंदर स्टेबिलिटी को लेकर आएंगे। तो ऐसे कौन से एटम हो सकते हैं जो कि हमेशा शेयरिंग करेंगे? और क्यों बनाना पड़ेगा ये बता। उनके अंदर में 4 होते हैं ऑक्टेट के अंदर। गुड। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जिनकी भी वैलेंसी 3 से ज्यादा है वो हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन दे देना और 3 इलेक्ट्रॉन लेना, यहां तक तो इजी है। लेकिन जब 4 की बारी आती है, मतलब तेरे पास भी 4 रुपए, मेरे पास भी 4 रुपए है, तो मैं अपने 4 रुपए तेरे को क्यों दूं भाई? मैं नहीं देती। और तुम्हारा भी सिंपल यही लॉजिक होगा, मैं भी नहीं दूंगा। तो जब आप भी नहीं दोगे, मैं भी नहीं दूंगी, और दोस्ती भी रखनी है, तो क्या करेंगे? तेरे भी 8, मेरे भी 8। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन को बेटा शेयर करते हैं वो बनाएगी इनकी कोवैलेंसी। वैलेंसी को अब हम लोगों ने चेंज कर दिया और वो हो जाएगी कोवैलेंसी। जब मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, लेकिन उसकी वैलेंसी कितनी है? 3। यानी कि 5 में से वो शेयर कितने करेगा? सिर्फ और सिर्फ 3 मैक्सिमम। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है उसके आधार पर बनते हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो पहली कंडीशन क्या है? अगर 2 एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होंगे तो उनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। जिनकी संयोजकता 3 से ज्यादा होगी वो कैसा बॉन्ड बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। आप ऐसा भी कह सकते हो, नॉन मेटल और नॉन मेटल अगर बॉन्ड बनाएगा तो कैसा बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट। तीनों कंडीशन लिखो, ये देख लो। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, हाइड्रोजन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है अगर वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के साथ में है। सेकंड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, यानी O2 H2 और ये हो जाएगा N2, दोनों के दोनों सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हैं या इलेक्ट्रॉन वैलेंसी दोनों की सिमिलर है। जितने तेरे को चाहिए उतने मेरे को भी चाहिए, तो ना तो देते हैं ना लेते हैं, आपस में क्या करते हैं? उसको साझा कर लेते हैं। अब इसके अंदर एक चीज जो नोटिस करना, आगे पढ़ेंगे उसको, जब भी कोवैलेंट बात करते हैं हम लोग बॉन्ड की, तो वो 2 तरह का हो सकता है। एक है पोलर और दूसरा है नॉन पोलर। कॉन्सेप्ट क्या है पोलर का? पोलर किसको बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय। जल्दी बताओ क्या मतलब? पोलर कोई भी चीज अपन बोलते हैं ना, ये डाइपोल है, नेगेटिव पॉजिटिव, या हम ऐसे बोल सकते हैं कोई भी चीज टेम्परेचर चार्ज एक जगह सबसे ज्यादा है, दूसरी जगह सबसे कम है। अब यहाँ पर जब मैं Cl और Cl की बात करती हूँ, दोनों के दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया है शेयरिंग के लिए, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दिया है, तो ना तो ये पॉजिटिव ना ये पॉजिटिव, तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। अब ये देखो, हम पोलर या वाटर को ऐसे क्या बोलते हैं कि पोलर सॉल्वेंट है। हाइड्रोजन ने एक दिया,
इस हाइड्रोजन ने भी एक दिया और ऑक्सीजन ने भी एक ही दिया है, दोनों एक एक ही दिया है। शेयरिंग में तो उसका एक ही दिया है, तूने 10 रुपए डाले, मैंने भी 10 रुपए डाले, शेयरिंग में तो एक ही इलेक्ट्रॉन गया है। लेकिन ऑक्सीजन की बदमाशी यहाँ पर या दादागिरी क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है। भाई तूने अभी बिजनेस में 10 रुपए लगाए मेरे साथ में, पर तेरे पास में लाख रुपया है, तो हमेशा बिजनेस में किसका हाथ ऊपर रहेगा? वो लाख रुपए का, भले उसने डाले कितने हो, 10 रुपए। तो यहाँ पे इसने शेयरिंग में तो बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन डाला है, लेकिन क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन अभी ज्यादा है, हम ऐसे बोल सकते हैं इसके पास में फालतू हैं, तो ये क्या करेगा? इस पेयर को अपनी तरफ खींचता है। दादागिरी है ना मेरी तो जब ये दादागिरी दिखाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। और ये कैसा हो जाएगा? अब क्योंकि एक जगह नेगेटिव आ गया, एक जगह पॉजिटिव आ गया, तो ये कैसा हो गया? पोलर। डाइपोल बन गया, मतलब वही 2 पोल्स हो गए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पोलर और वो हो जाएगा। अगर मैं आपको ये तीनों ऊपर वाले दिखाऊं एग्जाम्पल, तो ये पोलर है या नॉन पोलर? बताओ हैं? जागो तुम थोड़ा सा ना, जागो मोहन प्यारे, जागो भारत जागो। ये जो 3 एग्जाम्पल दिए बच्चे मैंने, ये H2 बनाया, ठीक है, ये O2 बनाया, ये N2 बनाया, पोलर है नॉन पोलर? नॉन पोलर। अच्छा चलो ये बता दो, पोलर पोलर है नॉन पोलर? पोलर पोलर है। क्यों? सेम, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन खींचेगा कौन उसको अपनी तरफ? बदमाशी है उसकी, दादागिरी है, खींच लिया। ऐसा नहीं कि वो पैसा निकाल लेगा, पर कमांड उसके ऊपर किसकी रहेगी? उसकी। तो ये हो जाएगा हमारा नॉन पोलर और दूसरा हो जाएगा पोलर। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे 2 बॉन्ड और है, एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद में दिला देती हूँ, कौन सा? कोऑर्डिनेट। तो कल जितने भी एग्जाम्पल थे कोऑर्डिनेट के, वो एक बार ध्यान से पढ़ के आना। और चौथा सबसे इजी बॉन्ड है हमारा, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। यही पोलर नॉन पोलर दादागिरी का कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, तो उनके साथ में हमारा बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि सीडीएस हो या एनडीए हो, हाइब्रिडाइजेशन से हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो कल की क्लास के लिए मिलते हैं। टिल देन थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।